हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंक्रोनस जनरेटर। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है सिंक्रोनस जनरेटर। अब जैसा कि सिंक्रोनस जनरेटर में अगर जनरेटर है तो उसमें हमारा स्टेटर होगा और रोटर होगा। ठीक है, तो स्टेटर के बारे में आइए देखते हैं क्या होता है। जो स्टेटर होता है हमारा सिंक्रोनस जनरेटर में, वो होता है यह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है तथा खांचों में फिर 3 फेज वाइंडिंग करते हैं और यह वाइंडिंग हमेशा एसी सप्लाई से डील करेगा। मतलब स्टेटर में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं कुछ इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्टेटर हो गया, मान लीजिए ये पत्ती हो गई। ठीक है, इस टाइप से ये स्टेटर होगा इसका। अब स्टेटर में क्या बोल रहा है, ये जो होगा ना ये सिलिकॉन की पत्तियों से बना होगा। ग्रेट। अब क्या बोल रहा है कि ये जो खांचे हैं ना इसके, ये सारे खांचे हैं, तो इसमें 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 3 फेज वाइंडिंग होगी, इसमें वाइंडिंग करी जाएगी। और जो वाइंडिंग होगी इसको जो हम सप्लाई देंगे, ठीक है, वो हमेशा हम एसी सप्लाई ही देंगे। सिंक्रोनस जनरेटर में हम इसको हमेशा एसी ही सप्लाई देंगे। अब देखिए, अब रोटर क्या होता है। रोटर जो होता है वो हमारा रोटेटिंग पार्ट होगा। रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट और स्टेटर मतलब स्टैटिक, जो कि रुका हुआ है। अब जो रोटर होता है इसमें जो फील्ड वाइंडिंग करते हैं उस पे हम डीसी सप्लाई देते हैं। अब डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो डीसी सप्लाई हम क्यों देते हैं कि वो एक्साइटेड हो। ठीक है, डीसी सप्लाई एक्साइटर के लिए हम उसको यूज करते हैं, डीसी सप्लाई को जोड़ते हैं। अब जो हमारा रोटर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सैलिएंट पोल टाइप और एक होता है सिलेंड्रिकल पोल टाइप। अब जो सैलिएंट पोल टाइप होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो पोलों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आप सैलिएंट की बात करें तो सैलिएंट पोल जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इधर भी आपका ये आपका यहाँ से भी यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके जो पोल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, पोलों की संख्या इसमें ज़्यादा होगी। मतलब ये हो गया N S N S N S, मतलब इस टाइप से इनकी पोलों की संख्या होगी। और ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा सैलिएंट, इसमें पोलों की संख्या ज़्यादा होती है। और अगर पोलों की संख्या ज़्यादा है तो इसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, NS = 120 F/P। ठीक है, जो इसकी स्पीड होगी वो पोलों की संख्या पे डिपेंड करेगी। अगर पोलों की संख्या ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ स्पीड कम होगा। ठीक है, और इसमें यह जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है। और इसमें रोटर का जो व्यास है वो ज़्यादा होता है तथा एक्सियल लंबाई कम होती है। समझ रहे हैं बात को। इसमें रोटर का जो व्यास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और इसकी जो एक्सियल लंबाई होगी वो कम होती है। अब आइए हम देख लेते हैं सिलेंड्रिकल क्या होता है। सिलेंड्रिकल, इसमें जो पोलों की संख्या होती है वो ज़्यादा गति पर चलती है, पोलों की संख्या होती है वो कम होती है। और यह ज़्यादा गति पे चलेगी। यह अगर पोलों की संख्या कम है तो ये ज़्यादा गति पे चलेगी। वही सेम अगर NS = 120 F/P की बात हम करें, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीड का।
तो अगर पोलों की संख्या होगी कम तो नंबर ऑफ स्पीड होगी अधिक। ठीक है, चलिए अब यह थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। जो इसको यूज किया जाएगा वो थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल करता है। इसमें जो रोटर का व्यास होता है वो कम होता है। क्या होता है इसमें, जो रोटर का व्यास होगा वो कम होगा। अब चलिए, अब हमने जो बात करी थी कि डीसी सप्लाई हम देते हैं रोटर को, तो उस रोटर को डीसी सप्लाई देने को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटर। अब एक्साइटर हम क्यों करते हैं, पहले जानते हैं कि एक्साइटर होता क्या है। ठीक है, तो जो एक्साइटर होता है वो रोटर के एक डीसी फील्ड वाइंडिंग की जाती है और डीसी सप्लाई देने से फील्ड वाइंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने पर क्या होगा, उसमें मैग्नेट जनरेट होगा। तो जब मैग्नेट जनरेट होगा तो वो उसको रोटेट कराएगा, जो हमारा स्टेटर पे जो वाइंडिंग है और जो इस पे वाइंडिंग है। ठीक है, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उस उत्पन्न कराने को ही हम बोलते हैं एक्साइटर। ठीक है, और जो एक्साइटर होता है वो छोटे जनरेटर में बैटरी के द्वारा एक्साइटेशन दे दी जाती है, लेकिन जो सिंक्रोनस जनरेटर में और में अन्य डीसी जनरेटर से सप्लाई उत्पन्न करके फील्ड वाइंडिंग को देते हैं। और ज्यादातर उत्तेजक के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है, शंट जनरेटर तथा कंपाउंड जनरेटर को इस्तेमाल किया जाता है। और जो उत्तेजक के द्वारा लगभग कितने वोल्ट, 250 वोल्ट तक की वोल्टता इसको दी जाती है हमारे रोटर को एज ए डीसी सप्लाई जोड़ते समय। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है कि एक्साइटेशन करने से हमें पता होता है कि जो डीसी की जो हमारी वो होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अनचेंज्ड होती है ना। मान लीजिए ये है हमारा एसी और ये है हमारा डीसी, तो डीसी की जो वैल्यू होती है वो अनचेंज होती है, नीचे नहीं आती है ना, छोड़ती नहीं है। अगर वो एन बना दी है तो एन ही रहेगा, एस बना दिया है तो एस ही रहेगा। तो इसी का फंडा जो है वो हमारा एक्साइटर की वजह से यूज होता है। इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे के स्टेटर का जो है वो पकड़ बना लेता है। ठीक है, रोटर और स्टेटर का पकड़ बनाता है। मान लीजिए समझिए इस बात को, हम सबको समझाते हैं। देखिए ये आपका स्टेटर हो गया, अब इसमें ये रोटर हम लगा दिए, मान लीजिए इसको हमने एक्साइट कर दिया। तो अगर यहां पे एक्साइट हो करके ये एन रहा, बट ये अगर एन था तो थोड़े देर बाद ये तुरंत एस हो जाएगा। तो जैसे ही ये एस होगा और ये एन है तो ये तो अपनी ओर खींचा, बट जैसे ही ये एन हो गया वैसे ये इसको ढकेल दिया। तो यही एक फंडा है ढकेलने वाला, एक दूसरे को ढकेल रहा है। एन एन जस्ट अपोज करते हैं और एन और एस एक दूसरे को खींचते हैं ना। तो अगर ये यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस बना, यहाँ पे एन बना, तो ये तो इसको ढकेलेगा और प्लस ये एन एस को खींचेगा। तो यही जो प्रॉपर्टी है इसको ही यूज करने के लिए, रोटर को सिंक्रोनस गति पे चलाने के लिए हम एक्साइटेशन का यूज करते हैं, जो है एक्साइटर का यूज हम करते हैं डीसी सप्लाई दे करके, क्योंकि उसकी जो एन और एस की चेंज होने की गति है वो चेंज नहीं होती है। चेंज एन और एस जो हम सप्लाई दे दिए वो सप्लाई ही रहा और एन ही रहा, एस ही रहा। जो चेंज होता है वो हमारा एसी सर्किट का जो सप्लाई है वो चेंज होता है। ठीक है, चलिए नोट्स आपको मैं दिखा देता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि इंडक्शन मोटर में नो लोड धारा अधिक होती है। इंडक्शन मोटर में नो लोड धारा अधिक होती है, लगभग 30%। ठीक, आगे बढ़िए। इंडक्शन मोटर में ट्रांसफॉर्मर की तुलना में नो लोड धारा
इसीलिए अधिक होती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोर होता है और इंडक्शन मोटर में एयर गैप होता है। समझ गए बात को? ट्रांसफॉर्मर में कोर होता है और इंडक्शन मोटर में एयर गैप होता है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैं आपको बता दिया। चलो अब देखते हैं सिंक्रोनस जनरेटर क्या करता है। लैगिंग पे, लीडिंग के और यूनिटी पे, तीनों प्रकार के पावर फैक्टर अगर आप लोगों को नहीं पता है दोस्तों, मेरे वीडियो में आप जाइए, मैंने पावर फैक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं यहां पे दे दूं। अगर यहां पे आपको आई बटन दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक करके आप पावर फैक्टर जरूर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है उसमें। ठीक है, तो प्रकार के पावर फैक्टर कार्य करेगा। लैगिंग पे, लीडिंग पे, यूनिटी के पावर फैक्टर पे कार्य करेगा। समझ गए? चलो, पावर फैक्टर में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। प्लस एक हम बात करें तो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखना यार, मैं परमिटिविटी और परमिबिलिटी पे डिफरेंस बता दूंगा। आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा कि परमिबिलिटी और परमिटिविटी, रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि परमिटिविटी और परमिबिलिटी में कंफ्यूजन कर लें। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो स्लिप रिंग हम इस्तेमाल करते हैं वो दो करते हैं, क्योंकि इसको हम डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, 2 वायर। देखिए क्या लिखा है इसमें 2 स्लिप रिंग इस्तेमाल होते हैं क्योंकि डीसी सप्लाई को 2 वायर से जोड़ा जाता है। स्लिप रिंग 2। अब जो स्लिप रिंग यूज हो रही है वो क्या चीज की बन रही है? पीतल की या फिर तांबे की। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की, तो ईएमएफ इक्वेशन भाई आप सभी को तो पता होगा ही यार। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा। E = 4.445 FTPH वोल्ट, जिसमें फाई क्या होता है? फ्लक्स, F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, और TPH होती है प्रत्येक फेज में टर्नों की संख्या। ठीक है, तो ये यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लो। E = 4.445 FTPH, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं। आगे की बात करें हम तो यांत्रिक डिग्री और विद्युत डिग्री में संबंध। अब अगर मोटर है तो उसमें यार वाइंडिंग भी तो हम करेंगे। वाइंडिंग करेंगे तो उसमें आएगा लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, और लैप और वेव के बीच में आता है विद्युत कोण और मैकेनिकल कोण, जिसको यांत्रिक कोण या विद्युत कोण बोलेंगे, या मैकेनिकल एंगल या फिर इलेक्ट्रिकल एंगल बोलेंगे। तो वही हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल यांत्रिक डिग्री और विद्युत डिग्री में संबंध क्या होगा? तो संबंध होगा थीटा मैकेनिकल = 2/p थीटा इलेक्ट्रिकल। p है हमारा पोलों की संख्या, और यांत्रिक कोण हो गया और विद्युत कोण हो गया। तो ये एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने लिखवा दिया। अब आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को। यांत्रिक कोण अगर पूछ देगा, यांत्रिक कोण निकालना है, पोलों की संख्या दे देगा, विद्युत कोण दे देगा, तो आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं फुल पिच की तरफ और शॉर्ट पिच की तरफ। अब फुल पिच में कहा जाता है कि दो पोल, ये जो हमारा दो स्पैन आप देख रहे हैं, दो स्पैन के बीच, पहले स्पैन के बीच का और दूसरे स्पीच के बीच का जो मध्य का जगह होगा विद्युत कोण, वो होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री अगर होगा तो ये होगा हमारा फुल पिच, मतलब 180 डिग्री कोण होना चाहिए इस स्पैन के बीच मध्य और दूसरे स्पैन के मध्य की दूरी 180 डिग्री विद्युत कोण होनी चाहिए। तो ये हमारा होगा फुल पिच। ठीक है, और हम बात करें अगर शॉर्ट पिच की, तो शॉर्ट पिच में आप याद रखिए कि जो क्वाइल स्पैन होगा वो 180 डिग्री से कम होगा, और अगर वो अल्फा होता है, अगर वो कोण अल्फा बना रहा है तो KC इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। क्या होगा, कॉस अल्फा बाई 2। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम में अगर आता है तो हमें पता होना चाहिए। अगर कोण शॉर्ट पिच का अल्फा दे रखा है तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, चलो, और शॉर्ट पिच को हम KC से डिफाइन करते हैं। फुल पिच हो गया हमारा 180 विद्युत कोण, मैकेनिकल कोण नहीं, विद्युत कोण याद रखना। शॉर्ट पिच हो गया, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए फिर से व्हाइट बोर्ड की तरफ, कुछ नया। तो यार चलो देखें, देखिए आप लोग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लाभ क्या होता है अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग हम करते हैं। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते समय सबसे पहले तो तांबे की बचत होती है। देखिए, कॉपर वाइंडिंग जब होगी तो तांबा लगेगा, तांबे की बचत हो जाएगी, और हार्मोनिक कम होगा। हार्मोनिक्स आपको पता है कि नहीं, पता होना चाहिए, पता करिए, देखिए बताऊंगा मैं, अगर नहीं होगा तो कमेंट में लिखिएगा। हार्मोनिक्स कम हो जाएंगे, हार्मोनिक्स कम होगा तो हार्मोनिक क्या होता है, देखिए अल्फा जो हम निकाले शॉर्ट पिच, उसमें 180 बाई n, तो n क्या है, हार्मोनिक्स का ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाता है पांचवें हार्मोनिक्स को कम करने के लिए वाइंडिंग को कितना शॉर्ट किया जाए, तो देखिए अगर आप इसको कहेंगे कितना शॉर्ट किया जाए, पांचवें हार्मोनिक्स अगर पूछेगा आपसे, तो आपका फार्मूला हो जाएगा 180 बाई, ये n है, ये है ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स, तो पांचवा हार्मोनिक्स तो 5, तो इसका हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो ये 36 डिग्री शॉर्ट करना होगा। तो इसी तरह का आपने n की जगह रख दिया 5th ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। चलिए, अब फुल पिच वाइंडिंग के लिए क्या होता है, KC 1 होता है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए KC क्या होगा, छोटा होगा 1 से। समझ रहे हैं बात को, समझिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए हम
हानि देख लेते हैं। अगर इसमें हानि क्या है कि इसमें जो आपका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उत्पन्न होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, यही इसकी हानि है शॉर्ट पिच करने की। हालांकि बाकी सब तो बहुत अच्छा है, इसके लाभ बहुत अच्छे हैं, तांबे की बचत हो रही है, हार्मोनिक्स कम हो जा रहे हैं, बट ईएमएफ को भी ये कम कर दे रहा है। तो ईएमएफ कम हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी सही किया जाएगा। कैसे करेंगे तो देखिए, इसमें भी हमारी जो वाइंडिंग होती है वो एक आती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होता है, जब हम प्रति फेज प्रति पोल एक ही स्लॉट को काटते हैं तो यह कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। देखिए, एक ही पोल में प्रति पोल प्रति फेज को हमने काटा तो इसमें KD = 1 होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में क्या होता है, जब दो खांचों के बीच को अगर बीटा लेते हैं, बीटा स्लॉट एंगल हुआ, तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, 180 डिग्री इंटू पोलों की संख्या बटे स्लॉट्स की संख्या। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो ये फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो स्लॉटों की संख्या होगी बीटा की वो क्या होगी, 180 डिग्री इंटू पोल की संख्या अपॉन की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे अगर चलें तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, KD से। अब KD क्या है, sin m बीटा बाई 2 अपॉन m sin बीटा बाई 2। अब यहाँ पे जो m है, m ये क्या है, अब m की बात करें तो m है हमारा पर पोल पर फेज कितने स्लॉट कटे हैं ये दिखाता है। अब यम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्लॉट्स की संख्या बटे पोलों की संख्या इंटू कोण जो हमारा एंगल होगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे ही निकलता है, m = स्लॉट्स इंटू स्लॉट्स की संख्या पोलों की संख्या गुणे कोण। ठीक है, ये हमारा निकल गया m। तो m की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, बीटा बाई 2 हमारा यहाँ से निकल जाएगा, बीटा और बाई 2 हो जाएगा ये। तो हमें जो KD मिलेगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो कि कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, अगर आप अभी तक बने हुए हैं मेरे साथ तो प्लीज़ यार, अगर नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।